गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम। इससे पहले आपके बुक में था कार्बन कोड और प्रतिरोधों का संयोजन। अब चूंकि ये कार्बन कोड या फिर कलर कोड जिसको बोला जाता है और प्रतिरोधों का संयोजन, ये आपके सिलेबस में अब है नहीं। इस मतलब 2020 का जो सिलेबस, न्यू सिलेबस आपकी यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, इसमें इन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही तो कार्बन कोड पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। तो ये किरचॉफ का नियम क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 लाइन पहले कि जटिल परिपथों के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं या फिर किरचॉफ के नियम से जानते हैं। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने काफ़ी अध्ययन किया परिपथों पे, मतलब सर्किट्स पे। जटिल सर्किट यानी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो थी उन पे इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, और अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने 2 नियम बनाए, और इसी नियम को हम किरचॉफ नियम के नाम से जानते हैं। क्या है ये नियम? तो दरअसल यह जो नियम है डियर स्टूडेंट्स, यह हमें दिशा प्रदान करता है, यह हमें मार्गदर्शन देता है। कब मार्गदर्शन देता है? जब हम किसी जटिल परिपथ को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके हम उसमें रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, या फिर धारा का मान ज्ञात करेंगे, या फिर जब हम विभवांतर ज्ञात करते हैं, तो उसमें उसकी जब हम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो उसमें हमें ये किरचॉफ के नियम काफ़ी मदद करते हैं। हमने इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा। ठीक, आगे आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा प्रतिरोधों के बारे में, उनका श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये चीज़ें आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो ये जो हमारा जनरल सा कॉन्सेप्ट है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इन चीज़ों की मदद से हम जो जटिल परिपथ होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, उनको हम सॉल्व करने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं। तो उसके लिए फिर हम किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं, ताकि हम आसानी से जटिल परिपथ का प्रतिरोध, धारा का मान और विभवांतर ज्ञात कर सके। ठीक, अब ये जटिल परिपथ क्या होता है, तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जटिल परिपथ का मतलब क्या है। परिपथ यानी सर्किट, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है, इसका मतलब हम समझते हैं। ठीक, प्लस माइनस, इसका हमने नाम दिया R1। प्रतिरोध है ये R1, R2, R3, R4, और इस परिपथ को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ाने का मतलब ये परिपथ यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, आगे भी है, ये आगे कहीं ना कहीं किसी दूसरे परिपथ से ये जुड़ा हुआ है। ठीक, ये ऐसा, इसको हमने ऐसा बढ़ा दिया। ठीक, तो ये है हमारा एक जटिल परिपथ। जटिल परिपथ ये कैसे बना है, तो इसको आप समझिए। आप यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास परिपथ है जिसमें कि बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं। R1 लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है, R3 है, R4 है, और इसके साथ साथ अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने बैटरी भी अलग अलग लगा रखी है। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाया है, सेल लगाया है, और यहाँ पे भी हमने सेल लगाया है। तो यहाँ पे कुल मिला के इस पूरे परिपथ में 2 हमने बैटरी लगाया है, 4 प्रतिरोध लगाया है, और साथ में जो धारा देखिए यहाँ से जो फ्लो हो रहा है इस पूरे परिपथ में, वो देखिए कितने डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ से धारा देखिए इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में धारा का प्रवाह हो रहा है। यहाँ देखिए इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहाँ सेम देखिए इधर इधर।
तो ये इस परिपथ में हम ये देख सकते हैं कि ये एक परिपथ काफी जटिल है। जटिल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कई सारा प्रतिरोध लगा हुआ है, कई सारे सेल लगे हुए हैं, बैटरी लगे हुए हैं, और जो धारा का प्रवाह है वो अलग अलग दिशाओं में है। ठीक, ये दर्शा रहा है कि आगे ये धारा प्रवाह चल रहा है, कहीं और परिपथ जुड़े हुए हैं। ठीक, तो अब इसमें जब हम मान निकालना चाहेंगे आर का या फिर आई का या फिर विभवांतर का, तो बड़ी हमें कठिनाई होगी, हम आसानी से नहीं निकाल पाते हैं। तो इसीलिए फिर हमें किरचॉफ का नियम पढ़ना पड़ता है। तो किरचॉफ के नियम पर आने से पहले मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में हमें काफ़ी मदद करेंगी। सबसे पहला बात तो ये है कि संधि हम किसे कहेंगे? संधि का मतलब इंग्लिश में हम इसको जंक्शन बोलते हैं। संधि उसको बोला जाता है जहाँ पे कोई भी दो चीज मिल रही हैं, एकजुट हो रही हैं। ठीक, संधि का ये मतलब होता है। और दूसरी बात हम बात करेंगे शाखा, ये क्या होता है, और एक चीज और समझेंगे कि लूप क्या होता है। तो यहाँ पे 3 चीजें हम पढ़ेंगे इस नियम पे आने से पहले, क्योंकि ये 3 वर्ड्स काफी इसमें काम देंगे किरचॉफ के नियम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधि किसे कहेंगे। तो देखिए, इस पूरे परिपथ में अलग अलग परिपथ हैं, कई सारी रेखाएं हैं जहां से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो संधि एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर कि 2 से ज्यादा रेखाएं मिलती हैं। 2 से ज्यादा रेखाएं किसकी? परिपथ की मिलती है। यहाँ पे देखिए आप इस फिगर में कि यहाँ पे कितनी रेखाएं हैं। कंडीशन क्या है? संधि हम तभी बोलेंगे जब वहां पे 2 से ज्यादा रेखाएं मिलेंगी उस परिपथ में। अगर 2 से कम है या फिर 2 है तो वो संधि नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखिए, एक परिपथ इधर से है, एक परिपथ इधर है, एक परिपथ इधर है, एक परिपथ इधर है। कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए? एक तो इधर से आ रहा था, फिर ये इधर, 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 3 है। 3 है तो इसका मतलब इस वाले बिंदु को, यहाँ पे इस बिंदु को हम क्या कह सकते हैं? ये क्या है? संधि है। संधि का मतलब मीटिंग पॉइंट, जहां पे 2 से अधिक लाइनें, 2 से अधिक रेखाएं मिल रही हैं, उसको हम बोलते हैं संधि। क्या ये इसको हम संधि बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो इधर जा रहा है, दूसरा धारा इधर जा रहा है, और एक नीचे आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? संधि, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा रेखाएं मिल रही हैं। ये चल नहीं रहा है। ठीक, यहां देखिए, इसको भी हम इसी टाइप से संधि बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा रेखाएं हैं, यहां भी हैं, इसको भी हम बोलेंगे संधि। A, B, C, D। इसका मतलब यहाँ पे कितनी संधि है? 4 संधि है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट बना दूं एक, तो क्या आप इसको संधि कहेंगे? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक लाइन तो इधर है और एक लाइन इधर है, तो टोटल कुल कितनी लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं? 2 लाइनें मिल रही हैं। और जब भी 2 रेखाओं से कोई बिंदु बनता है तो उसको हम संधि नहीं कहेंगे। इसकी शर्त है कि 2 से ज्यादा रेखाएं परिपथ की जब किसी बिंदु पे मिलेंगी तब उसको हम संधि कहते हैं। तो आप यहाँ पे नोट भी कर लीजिए कि नोट क्या करेंगे, ये एक बिंदु है, तो आप नोट करेंगे कि वह बिंदु जहां 2 से अधिक परिपथ की रेखाएं मिलती हैं। वह बिंदु जहां 2 से अधिक परिपथ की रेखाएं मिलती हैं, हम उसे संधि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब शाखा क्या होता है? तो शाखा, ये ब्रांच, शाखा मतलब ब्रांच। तो शाखा वह होता है जहां एक संधि दूसरे संधि से मिलती है। ठीक, तो कुल मिला के एक पथ है, ये रास्ता है, कहां से कहां तक का? एक संधि से दूसरे संधि तक का, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक का बीच का जो रास्ता है उसको हम बोलते हैं शाखा। जैसे कि ये एक संधि है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या हुआ? हमारा एक शाखा हुआ। यहां से लेकर यहां तक हमारा एक शाखा हुआ।
यहां से लेकर यहां तक एक शाखा हुआ, यहां से लेकर यहां तक एक शाखा हुआ। ठीक, कंडीशन क्या है कि दो संधि के बीच का पथ, उसको हम बोलेंगे शाखा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यह दो संधि के बीच का पथ है। दो संधि के बीच का जो भी पथ रहेगा इस बिंदु से इस बिंदु तक का, उसे हम क्या बोलेंगे, शाखा बोलेंगे। ठीक, और इसकी शाखा की एक खासियत और है कि इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो समान होता है। मतलब जितनी धारा यहां से यहां आ रही है, यहां से यहां और यहां से यहां, इस पूरे यहां से लेकर यहां तक परिपथ में पूरा धारा एक समान होगा। तो इसमें एक चीज आप और नोट करेंगे कि धारा इसमें एक समान होता है। धारा कैसा फ्लो होगा, एक समान फ्लो होगा। ठीक, अगर आपको ठीक से दिख नहीं पा रहा है तो मैं बोल भी रहा हूं, आप उसे सुन के भी लिख सकते हैं। शाखा यह दो संधि के बीच का पथ है जहां पर की धारा इसमें क्या होगा, एक समान होगा। ठीक, मतलब यहां से जो धारा चला है वो पूरे परिपथ में एक समान होगा। लूप क्या होता है, लूप देखिए क्या होता है कि धारा विद्युत का जो बंद परिपथ होता है, ठीक, तो बंद परिपथ को ही हम बोलते हैं ये लूप। लूप यानी बंद परिपथ, क्लोज्ड पाथ। ठीक, यहां से देखिए ये हमारा ये चारों बिंदु को अगर जब मिला देंगे आप तो एक लूप बन जा रहा है। ये क्या बन रहा है, पूरा बंद परिपथ एक बन रहा है। ये जो बंद परिपथ होता है इसी को हम बोलते हैं लूप, बंद परिपथ। ठीक, बंद परिपथ को क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे। इसकी कंडीशन क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि लूप बन रहा है कि नहीं लूप बन रहा है। तो लूप तभी बनेगा जहां से हम चलना स्टार्ट करेंगे और जब हम उसी बिंदु पे आके रुकेंगे तब वो कहलाएगा क्या, एक बंद परिपथ। जैसे कि आप यहां से चलना स्टार्ट किए, यहां से चले ऐसे 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 और ऐसे चल के जब वापस यहीं आ जाते हैं तो ये पूरा एक क्या बना लिया, ये पूरा पॉइंट मिलके एक लूप बना लिया। तो जिसे आप कहते हैं बंद लूप। चलिए अब हम बात करते हैं किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है। ये तो थी जनरल डिस्कशन। इसके बाद अब बढ़ते हैं, अब लेते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। अब ये चीजें बतानी जरूरी थी क्योंकि इनका अभी यूज पड़ेगा, और यूज पड़ेगा तो आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। तो आप हेडिंग डालिए किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक, किरचॉफ के प्रथम नियम को ही हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, तो आप उनको भी नोट कर लीजिए, वो भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए। इसी किरचॉफ के नियम को हम और एक नाम से जानते हैं क्योंकि ये संधि पर अप्लाई होता है। अभी हमने संधि पढ़ा तो संधि के लिए अप्लाई होता है, लागू होता है उस पर। इसी नियम को हम फिर एक नाम से और जानते हैं, क्या, संधि नियम। ठीक, एक नाम और है इसका किरचॉफ नियम का, प्रथम नियम का, क्या है वो, ये है क्योंकि ये जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ये पूरा धारा की बात करता है, करंट की बात करता है, इसलिए हम इसको धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसको तीन तरह से जानते हैं। पहला तो प्रथम नियम, दूसरा इसी को संधि नियम, और तीसरा धारा नियम के नाम से हम जानते हैं। अब ये कहता क्या है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है जिसे हम संधि नियम के नाम से जानते हैं, ये कहता है कि कोई वैद्युत परिपथ है और उस पे किसी संधि पर, और जो हमारा वैद्युत परिपथ है किसी संधि पर मिलने वाली जितनी भी वैद्युत धारा है उनका योग, उनका बीजगणितीय वो योग जो होगा, सम होगा, वो शून्य होता है। ये कहता है किरचॉफ का प्रथम नियम कि जितनी भी धारा चल के आई, इधर से आई, इधर से आई, कुछ इधर से आई, कुछ इधर से आई, और जहां पे ये सारी धाराएं मिलके जिस बिंदु पे, मान लीजिए इस बिंदु पे मिल रही हैं,
तो जब आप इन धाराओं का जब योग करेंगे, बीजगणितीय जब योग करेंगे, तो वो शून्य होगा। ये कहता है हमारा किरचॉफ का नियम। आप अब मुझे एक चीज ये बताइए, कोई भी चीज शून्य कैसे हो सकता है? धाराएं अलग अलग आ रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन से, तो फिर ये शून्य कैसे हो सकता है? तो शून्य करने के लिए एक ही कंडीशन लागू हो सकता है कि प्लस और माइनस। जब हम एक प्लस और माइनस को आपस में मिलाते हैं तो प्लस माइनस मिलके कितना होता है? 0 हो जाता है। अगर हम प्लस प्लस करते हैं तो क्या वो 0 होता? नहीं होता। माइनस माइनस करते हैं फिर भी 0 नहीं होता। तो इसका मतलब कि कुछ धाराएं जो हैं वो प्लस प्लस होंगी और कुछ धाराएं जो हैं वो माइनस होंगी, और जब प्लस माइनस को हम जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो रिजल्ट हमें कितना मिलता है? रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम पहले इसको नोट कर लेते हैं कि इसका नियम क्या कहता है। तो अब इसका किरचॉफ नियम का पहला नोट कर लेंगे, नियम क्या कहता है। तो ये नियम ये कहता है कि वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होता है। ठीक, सभी धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होगा। अगर इसी को आप मैथ्स में दिखाना चाहेंगे तो कैसे दिखाएंगे? ये इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा आई कितना हो जाएगा? 0। आई क्या है? धारा है, तो सिग्मा आई 0। इसका मतलब कुल धारा का योग कितना होगा? 0। फिगर से समझिए इसको। अब ये हमारे पास कोई संधि है। ठीक, संधि का मतलब वह बिंदु जहां पे रेखाएं मिलती हैं। तो ये हमारे पास संधि है। कोई परिपथ यहाँ ऐसे आया, एक ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। ठीक, बात समझ में आई यहां तक? इसको हमने नाम दिया I1, I2, I3, I4, I5। ठीक, ये हमारा संधि। डायरेक्शन, ये I1 को हमने कहा कि ये इस तरफ आ रहा है, ये I3 इस तरफ जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, I4 इसके तरफ आ रहा है और I5 इधर जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्शन को आप ध्यान से देखिए। डायरेक्शन, क्योंकि हमें 0 अगर लाना है किसी भी चीज को तो प्लस माइनस मिलके ही 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो आप यहां से देखिए, इस संधि की ओर कितनी धाराएं आ रही हैं। जिनका एरो, जिनका डायरेक्शन इसके तरफ है, मतलब वो इस संधि की ओर आ रही हैं, और जिनका डायरेक्शन इसके दूर है, तो मतलब वो यहां से जा रही है। एक आने वाली धारा है और एक जाने वाली धारा है। तो इस पूरे परिपथ, इस पूरे सर्किट में देखिए, आने वाली धारा कितनी है? I1 आ रहा है, ये भी जा रहा है बाहर, ये भी जा रहा है, और I4 आ रहा है। तो इसको हमने ना, इसको बनाया ये है कि सिंबल बनाने के लिए आने वाली जो धारा है किधर? संधि की ओर, उसको हमने प्लस माना, और जो बाहर जाने वाली धारा है, जो यहां से निकल जा रही है, जाने वाली धारा को हमने बोला माइनस, ताकि हम इसको सॉल्व कर सके। अब आप जाने वाली धारा को माइनस से दिखाइएगा और आने वाली धारा को प्लस से। सॉल्व करते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा? I1 प्लस का I1, क्योंकि इसी को आ रहा है, ये इससे दूर जा रहा है तो हम इसको लेंगे माइनस I2। फिर ये भी दूर जा रहा है तो माइनस I3, और ये इसी की ओर आ रहा है, संधि की ओर, ये प्लस का I4, और फिर ये दूर जा रहा है तो माइनस का I5 बराबर 0। इसका हमने सम कर दिया। जब आप माइनस वाले को उधर ले जाएंगे तो ये कैसा बनेगा? I1 प्लस I4 बराबर में क्या? ये माइनस वाला सब उधर चला गया, तो ये होगा I2 प्लस I3 प्लस I5। ठीक, तो आप इस चीज में आप एक चीज ये नोटिस कीजिए कि आने वाली, संधि की ओर आने वाली धारा कितनी थी? I1 I4। संधि से दूर जाने वाली कितनी धारा थी? I2 I3 I4। और जब आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या है? आपस में बराबर है। ठीक, तो ये किरचॉफ का नियम ये कहता है कि जितनी भी धाराएं यहाँ पे संधि की ओर आएंगी वो बराबर होंगी, जितनी भी धाराएं संधि से जाएंगी ये बराबर होती है। और जब इनको आप आपस में माइनस करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आप एक परिभाषा इसका और बन जाता है कि
संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से जाने वाली धाराओं के योग के। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, संधि पर आने वाली धाराओं का योग क्या होगा? बराबर होगा किससे? संधि से जाने वाली धाराओं के योग के। ठीक, तो ये था पहला नियम किसका? किरचॉफ का। एक चीज और इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये जो किरचॉफ का पहला नियम है ये आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर काम का मतलब ये है कि यहां से जितनी धाराएं आई, अगर धारा का प्रवाह हो रहा है किसी परिपथ में, इसका मतलब आवेश का प्रवाह हो रहा है। तो जितना आवेश यहां से आता है संधि पर, उतना ही आवेश वहां से चला जाता है। ये आवेश वहां पे संचित नहीं होता, स्टोर नहीं होता, रुकता नहीं है, ना ही तो नष्ट होता है। तो यहाँ पे ना तो हम इस आने वाली जो आवेश है, जो धारा है, इस संधि पर ना तो हम रोक पाते हैं और ना तो हम इसको स्टोर कर पाते हैं, ना तो इसको नष्ट कर पाते हैं। जितना धारा इधर से आया उतना ही धारा किसी दूसरे परिपथ से निकल जाता है। ठीक, इसीलिए हम किरचॉफ के प्रथम नियम को किस सिद्धांत के आधारित करते हैं? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। ठीक, तो आप नोट करके कॉपी में लिख लीजिए कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल समझते हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे हम इस किरचॉफ का पहले नियम से। क्या निकालते हैं हम किरचॉफ पहले नियम से? धारा का मान निकालते हैं। ठीक, इसीलिए तो हम इसे धारा का नियम कहते हैं, क्योंकि ये धारा की बात करता है, हमें धारा का वैल्यू देता है। देखिए न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये हमने संधि बनाया, यहां से यहां से यहां से। ठीक, ये हमने कोई दूसरा लिया, यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमने एक और लिया। ये यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ठीक, ये जो है यहां से हमने कहा ये संधि की ओर आ रहा है, ये संधि की ओर आ रहा है, ये संधि से दूर जा रहा है। ये है हमारा 5 एम्पियर, ये है हमारा 3 एम्पियर, और यहाँ पे आपको आई का मान ज्ञात करना है, आपको नहीं पता है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आप लगाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा है कि आने जो संधि की ओर आएंगी उनके धारा का योग बराबर होगा संधि से दूर जाने वाले के। संधि से दूर एक ही धारा है तो हमने उसको लिखा आई, जो था बराबर होगा ये किसके? इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों संधि की ओर आ रही हैं। तो 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, मतलब दूर जाने वाली धारा कितनी है? 8 एम्पियर। ये हमारा आई का मान निकल गया। इस सवाल में क्या होता है इसमें देखते हैं। ये आई है जो ज्ञात करना है आपको, ये इससे दूर जा रहा है, इसको हमने दिया 3 एम्पियर, इसको इसके पास आ रहा है, इसको हमने दिया 2 एम्पियर, और इसको हमने दिया जो संधि की ओर ही आ रहा है, इसको हमने दिया 8 एम्पियर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए संधि से दूर कितनी धाराएं जा रही हैं उसको आप नोट कीजिए। आई प्लस 3 एम्पियर। संधि की ओर कितनी धाराएं हैं? 2 एम्पियर और 8 एम्पियर। ये बराबर होगा इक्वल टू के इधर आई का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो 2 और 8 कितना हुआ? 10 एम्पियर, माइनस इधर जाके 3 एम्पियर। तो इसका मान कितना आया? 10 में से 3 गया 7 एम्पियर इसका आंसर। ठीक, यहाँ पे देखिए ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, और ये संधि की ओर आ रहा है, और यहाँ है हमारे आई। ठीक, यहाँ पे है 10 एम्पियर,
2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर। ठीक, आपको आई का मान ज्ञात करना है। तो जितना धारा आई इसके संधि से दूर जा रही है उतना ही बराबर होगा संधि के तरफ वाला। संधि से दूर कितनी जा रही है आप नोट कर लीजिए। आई दूर जा रहा है, 3 एम्पियर दूर जा रहा है, प्लस 5 एम्पियर दूर जा रहा है, प्लस 2 एम्पियर दूर जा रहा है। आ कितना रहा है इसकी ओर, केवल 10 एम्पियर। सबको आप उधर ले जाइए। आई बराबर 10 एम्पियर, ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 2 10, माइनस 10 एम्पियर। जब ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0 एम्पियर। मतलब इस परिपथ इस आई का मान कितना है, 0 एम्पियर। यहाँ से कोई भी धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। ठीक, ये थे क्वेश्चन किस टाइप से हम किरचॉफ के नियम द्वारा सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल्स जरूर लगाइएगा। हो सकता है इसके न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछ लिए जाए। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।